Morning, students. Good morning, sir. पिछली लाइव क्लास में हम पतंग कविता शुरू कर चुके थे और हमने ये देखा था कि कविता है छंद मुक्त कविता है, क्योंकि एक पंक्ति सामान्य दिख रही थी, अगली पंक्ति बहुत बड़ी दिख रही थी और उससे आगे देखते हैं तो बहुत छोटी सी पंक्ति दिख रही थी। तो कुछ पंक्तियां बहुत बड़ी, कुछ उनसे छोटी और कुछ बिल्कुल ही छोटी पंक्तियां हमें दिख रही थी और आज भी ऐसा ही दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर इनमें गणना करेंगे ना तो मात्राएं बराबर होगी और ना ही वर्ण बराबर होंगे। ना मात्रिक छंद यहाँ पर है, ना वार्णिक छंद यहाँ पर है। तो फिर से हम बात करते हैं, फिर से हम दोहरान कर लेते हैं कि पतंग कविता में कोई भी छंद का प्रयोग नहीं है, किसी भी छंद का प्रयोग नहीं है, ये छंद मुक्त कविता है। दूसरी बात, बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता है। हम ये पढ़ रहे थे कि शरद ऋतु का जब सवेरा हुआ था तो किस तरह बच्चे समूह बना करके, झुंड बना करके और पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, किलकारियां सीटियां बजाना शुरू कर देते हैं और रंग बिरंगी पतंगों को आकाश में उड़ता देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई तितलियों की कोमल दुनिया है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस पोजीशन में किस तरह से बैठ करके पढ़ रहे हैं। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। नेहा, निकिता, गणेश, कैमरा ऑन करो बेटा। अंकित, कविता, प्रतिभा, कैमरा ऑन कर लीजिए। साहिल, रोहित, आदित्य, सानिया, कैमरा ऑन करे बेटा सभी। ठीक है, शाबाश। अब पतंग कविता को हम आगे बढ़ाते हैं। कवि आलोक धनवा है, इसका भाग 2 आज हम पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अगर हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि तुकबंदी कहीं पर भी नहीं है। एक पंक्ति बहुत बड़ी, एक बहुत छोटी है, छंद मुक्त कविता है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जो छंद मुक्त कविता होती है, जिसकी रचना ना वर्णों के आधार पर हो और ना मात्राओं के आधार पर हो, तो ये मान के चलिए कि छंद मुक्त कविता है तो वह गेय भी नहीं है। उसको हम अच्छे से लयबद्ध होकर के गा नहीं सकते, क्योंकि एक लाइन बहुत बड़ी है, दूसरी बहुत छोटी है। तो इसको लयबद्ध तरीके से गाना मुश्किल है, हम नहीं गा सकते हैं। मधुरता के साथ ऐसी कविता का गायन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके परिचय में या जो विशेष लिखे उसमें शेय गेय नहीं बताएंगे, अगेय। ये अगेय शैली है, अर्थात इन्हें अच्छे से हम गा नहीं सकते। तो जो छंद मुक्त हो उसकी शैली होगी अगेय। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास जैसे आप अपनी भाषा में रुई बोल देते होंगे, ठीक है, रुई अच्छा शब्द नहीं है, अब कपास ही बोलें। कभी शॉप पर भी हम लेने जाएं तो वहां ऐसा नहीं कि रुई दे दो 2 रुपए की, रुई नहीं कपास बोलें, है ना। तो कपास की जो विशेषता होती है क्या होती है, हम जानते हैं कि कपास हल्की होती है, बहुत हल्की होती है और कोमल होती है। तो अर्थ कैसे लगाएंगे, जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और कोमल होते हैं। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और बहुत कोमल होते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपको मम्मी धमकाती है, पापा धमकाते हैं और तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, और आप कितने ही रो रहे हो, कैसे कितने जोर जोर से रो रहे हैं, जैसे ही मम्मी अपनी हृदय से लगाती है और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। तो जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और कोमल होते हैं। ये बेटा आप कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हैं बीच बीच में, कैमरा बंद क्यों कर लेते हैं, क्या डर लगता है आपको, बताइए। या तो आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं इसलिए आपको कैमरा बंद करना पड़ता है, कि हम लेट के पढ़ते हैं, हम सोकर पढ़ते हैं, या हम खेलते हुए पढ़ रहे हैं, उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर मोबाइल को ऑन कर दिया, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कैमरा ऑन रखिए, डरने की क्या जरूरत है बताइए। कम से कम आप हमारे सामने बैठे तो हमें पता तो चले कि आप अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मीनिंग्स लिख रहे हैं। और कैमरा ऑन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। इसलिए कैमरा ऑन रखा करो। नेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1.5 GB नेट होता है, उसमें आपकी क्लास हो जाती है आराम से, ठीक है ना। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और बहुत कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पैरों को बताया बेचैन, बेचैन का मतलब जो आराम अपने पैरों को नहीं करने देते हैं, अर्थात गतिशील। बेचैन का अर्थ आप लिखें गतिशील। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, हम जानते हैं पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, हमेशा परिक्रमा करती रहती है। तो जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, वैसे ही बच्चे पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात बच्चे भी हमेशा गतिशील रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। यहां से अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी घूमती हुई कहाँ आ जाती है और कब आ जाती है, तो आप बताएंगे बच्चों के पैरों के पास। और कब आ जाती है, जब बच्चे पैरों को बेचैन बना लेते हैं, अर्थात गतिशील रखते हैं। तो कैसे भी प्रश्न आ जाए हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, बच्चे अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात बच्चे भी निरंतर गतिशील रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, वे का मतलब बच्चे ही है, बच्चे बेशुद्ध होकर दौड़ते हैं। बेशुद्ध यानी बिना ध्यान के, बेशुद्ध यानी बिना ध्यान के, बच्चे बेशुद्ध होकर अर्थात बिना ध्यान के दौड़ते हैं। हम देखते हैं कि जब मम्मी सामने नजर आती है तो बच्चा बेसुध होकर दौड़ेगा और मम्मी के पास पहुंचने से पहले ही
गिर जाएगा। तो हमें पता है बच्चा कैसे दौड़ता है, बेशुद्ध होकर, बिना ध्यान के। या कई बार हम किसी बगीचे में चले जाते हैं और माली आ जाता है डंडा लेकर के, तो बच्चे फिर कैसे दौड़ेंगे, बेशुद्ध होकर, फिर गिर जाते हैं। तो ये बच्चों की विशेषता है कि बच्चे बेशुद्ध होकर दौड़ते हैं, बिना ध्यान के दौड़ते हैं। और जब वे छतों पर दौड़ते हैं, शायद कुछ रह गया क्या इसमें, एक पंक्ति बेटा रह गई क्या, बुक में देख लेते हैं एक बार। छतों को नरम बनाते हुए, यहाँ एक पंक्ति है, छतों को नरम बनाते हुए। नरम का अर्थ है कोमल। उन्हें हम जानते हैं छतें कैसी होती है, कठोर होती है, बजरी, सीमेंट, उसके अलावा उसमें रोड़ी, इन सब का प्रयोग होता है, लोहा भी लगाते हैं छतों में। तो इन सब की वजह से छतें बहुत कठोर हो जाती है, लेकिन कठोर छतें भी बच्चों को कोमल लगती है। अर्थात उन छतों पर जब वो दौड़ते हैं ना, तो उनके मन में कोई भय नहीं होता कि छतें बहुत कठोर है और हम गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। कठोर छतों को भी कोमल बना देते हैं, अर्थात कठोर छतें भी बच्चों को कोमल लगती है। और जब छतों पर वो दौड़ते हैं ना, तो पैरों की आवाज कैसे लगती है, जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। मृदंग जानते हैं ना आप, ढोलक। मृदंग का अर्थ होता है ढोलक। तो जैसे ढोलक बजाने से उसकी ध्वनि बहुत मधुर लगती है, ढोलक की ध्वनि बहुत अच्छी लगती है हमें, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जब छतों पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज उस समय ऐसे लगती है, इतनी मधुर लगती है, जैसे सभी दिशाओं में मृदंग ही बज रहे हो, सभी दिशाओं में ढोलक ही बज रहे हो। देखो यहाँ बच्चों के पैरों की आवाज की तुलना मृदंग की आवाज से की जा रही है। बच्चों के उन पैरों के दौड़ने से जो पैरों की आवाज आएगी, उसकी तुलना ढोलक की आवाज से, ढोलक की ध्वनि से की गई है। और तरह और आ गया, हम याद करेंगे कि सा, सी, सो, सम, समान, सरी, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे, जिमी, ज्यों, तरह। अगर इन शब्द या शब्दांशों का प्रयोग हमें कहीं पर नजर आ जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर भी नोट करें, उपमा अलंकार है। बच्चों के पैरों की आवाज की तुलना मृदंग की आवाज से कर रहे हैं, और तरह लिखा हुआ आ गया, तरह है, तो हम पहचान गए हाँ उपमा अलंकार है। ठीक है। जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो छतें भी उन्हें कोमल लगती है, और उनके पैरों की आवाज तो ऐसी सुनाई देती है, ऐसी लगती है, इतनी मधुर लगती है, जैसे सभी दिशाओं में मृदंग ही बज रहे। पहले अंतिम लाइन की ओर चलेंगे। यहाँ लचीली डाली होती है, लचीला शब्द डाली के साथ ले आएंगे, और वेग से पहले लिख देंगे हवा के। हवा के वेग की बात है, जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है। हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों की डाली होती है, और जैसे ही हवा चलती है तो हवा के वेग से वो डाली लहराने लग जाती है। तो जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी पैंग भरते हुए, यानी लहराते हुए, पैंग भरने का अर्थ है लहराना,
लहराते हुए, नोट कर लीजिए, पैंग भरते हुए, लहराते हुए, चले आते हैं, दौड़ते हैं, जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए दौड़ते हैं। अब यहां भी देखिए, बच्चों के दौड़ने की बात है। बच्चे जो दौड़ते हैं, लहराते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चों की दौड़ की तुलना यहाँ पर एक लचीली डाली से की है। बच्चों की तुलना यहाँ पर एक लचीली डाली से की गई है। और वैसे ही तरह शब्द वापस आ गया। तरह देखो, बच्चे लहराते हुए दौड़ते हैं, किसकी तरह? लचीली डाली की तरह। तो बच्चों के दौड़ की तुलना लचीली डाली से की है। और यहाँ तरह शब्द फिर से आ गया। बता सकते हैं यहाँ भी उपमा अलंकार है, इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है, नोट कर लीजिए। जैसे हवा के वेग से लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए दौड़ते हैं, चले आते हैं। वापस से देखते हैं हम एक बार। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही हल्के और कोमल होते हैं। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, वैसे ही बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात निरंतर वो भी गतिशील रहते हैं। बच्चे बेशुद्ध होकर दौड़ते हैं, बिना ध्यान के दौड़ते हैं। कठोर छतें भी उन्हें कोमल लगती है, और छतों पर जब वो दौड़ते हैं तो पैरों की आवाज तो ऐसे सुनाई देती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हो, ढोलक बज रहे हो। हवा के वेग से जैसे कोई लचीली डाली लहराती है, वैसे ही बच्चे भी लहराते हुए दौड़ते। आगे बढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, ऐसा लिखा है। आगे हम लिख लेंगे पहुंच जाते हैं। आगे हम लिख लेंगे पहुंच जाते हैं। ये कब की बात है बेटा? जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंचने की बात है। कब की बात है? जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं, और फिर पतंग उड़ाते 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 कहाँ पहुंच गए वो? छतों के खतरनाक किनारों तक। तो यही बात है, पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपसे बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि छतों के किनारों को खतरनाक क्यों कहा? दीपल, आप अनम्यूट करके बताओ बेटा, छतों के किनारों को खतरनाक क्यों कहा? वॉइस अनम्यूट करके बोलो। देवेंद्र आप बोलो बेटा। पता ही नहीं है छतों के किनारों को खतरनाक क्यों कहा? पता ही नहीं है। चलो, जब हम जानते हैं कि छतों के किनारों से कोई बच्चा नीचे गिर जाए, छत से कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, तो उन्हें चोट भी लग सकती है, उनके प्राण भी नष्ट हो सकते हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बच्चे घायल हो सकते हैं, चोट लग सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए छतों के किनारों को खतरनाक कहा, क्योंकि उन छतों के जो किनारे होते हैं वहां खतरा होता है। वहां से कोई बच्चा अगर नीचे गिर जाता है तो दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, बच्चा घायल हो सकता है, उसके प्राण भी नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए छतों के किनारों को खतरनाक कहा, क्योंकि वहां से गिरने पर जीवन को खतरा हो सकता है। चलो,
पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचाता है। पहले आगे वाली पंक्ति, फिर वापस आएंगे। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचा लेता है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचा लेता है? बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें बचा लेता है। महज यानी सिर्फ, महज यानी सिर्फ, सिर्फ एक धागे के सहारे से, सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है और थाम लेना का मतलब बचा रहना, रोक लेना, और वही धागा उन्हें गिरने से बचाता है। और वही धागा उस पतंग को गिरने से बचाता है। हम जानते हैं कि नियंत्रण उस पतंग का हमारे हाथ में होता है। किसकी वजह से? धागे की वजह से। पतंग का संबंध धागे के सहारे से बच्चों तक होता है और ये धागा है, इसके सहारे से ही पतंग ऊंचाइयों तक जाती है और यही धागा उन पतंगों को गिरने से बचाता है। ये हम जानते हैं। एक चीज पहले आप देखिए, पतंगों की धड़कती यानी धड़कन। अब बताइए, पतंगों में धड़कन होती है क्या? पतंगों की धड़कन। अब बताइए, पतंगों में धड़कन होती है क्या? नहीं होती है ना, क्योंकि पतंग तो निर्जीव है। पतंग में कहां से धड़कन होगी? धड़कन होती है मानव में, बच्चों में, सजीवों में। तो धड़कन उनमें होती है, बच्चों में धड़कन हो सकती है, लेकिन पतंग में धड़कन नहीं होती है। लेकिन यहाँ धड़कन शब्द किसके साथ लगा दिया? पतंग के साथ। इस वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। नोट कर लीजिए, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि पतंग में धड़कन होती नहीं है। धड़कन तो मानव का गुण है, मानव में होती है, लेकिन पतंग के साथ धड़कन शब्द लिख दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार बना है, प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब अर्थ करते हैं। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है और वही धागा उस पतंग को गिरने से बचाता है। ठीक उसी प्रकार पतंग उड़ाते समय बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, धड़कनें भी बढ़ जाती है। आपने भी तो पतंग उड़ाई होगी। किशनता, पतंग उड़ाई है बेटा? प्रशांत आप बताओ, पतंग उड़ाई है? अच्छा, तो जब पतंग उड़ाते हैं और कोई दूसरी पतंग हमारी पतंग के निकट आ जाती है तो हमारी धड़कन बढ़ती है नहीं बढ़ती है उस समय? या किसी पेड़ के आसपास हमारी पतंग पहुंच जाती है तो ऐसा रहता है ना कि पतंग इसके अंदर ही नहीं चली जाए, तो हमारी धड़कन पतंग उड़ाते समय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही बात इसमें लिखी है कि पतंग उड़ाते समय बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, अर्थात बच्चों की धड़कनें भी बढ़ जाती है। वापस से देखते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचाता है। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग तक पहुंच जाती है। देवेंद्र बेटा म्यूट करें, वॉइस म्यूट करें देवेंद्र।
सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है और वही धागा उसे गिरने से बचाता है। ठीक, पतंग उड़ाते समय बच्चों की धड़कनें भी बढ़ जाती है, ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र बोलते हैं छिद्र। रंध्र का अर्थ होता है शरीर के छिद्र। हम जानते हैं कि हमारी त्वचा पर छिद्र होते हैं जिनकी वजह से पसीना बाहर आता है, तो शरीर पर छिद्र होते हैं। तो क्या कहा, देखो, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाने से पहले हम क्या करते हैं, नई पतंग लाते हैं, उसके छिद्र करते हैं और उन छिद्रों में धागा बांध करके और फिर पतंग को उड़ाते हैं। तो ठीक बच्चे जानते हैं कि उस पतंग में छिद्र करके हमने पतंग को उड़ाया, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर पर, त्वचा पर भी छिद्र है, तो शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों को पतंग उड़ाते समय ऐसा लगता है कि अपने शरीर के छिद्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं, अब सबसे पहले यहां देखो, साथ 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 एक जैसा पद दो बार आ गया, लगातार पुनरावृत्ति हो गई, अर्थ एक ही है। कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? वॉइस को अनम्यूट कर लें बेटा। पुनरुक्ति अलंकार। वेरी गुड, शाबाश। तो नोट कर लें बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां नोट करें, पुनरुक्ति प्रकाश। देखो, पुनः फिर रुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, ऊपर तो क्या लिखा, गिरते हैं, और नीचे क्या लिखा, बच जाते हैं। ऊपर लिखा गिरते हैं, नीचे लिखा बच जाते हैं। कौन सा अलंकार बेटा? विरोधा। गिरते विरोध, बच जाते हैं। विरोधाभास अलंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। नोट करें, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो 11th साइंस के होशियार बच्चे हैं सारे के सारे, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर देते हैं। सारे होशियार बच्चे हैं 11th साइंस में। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो क्या कहा, अगर वे कभी, वे का मतलब बच्चे ही है ना, अगर बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, कई बार पतंग उड़ाते समय ऊपर लिखा था बच जाते हैं, लेकिन कई बार गिर भी तो जाते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चा छत से गिरा, पता है, हो जाता है कई बार ऐसे। तो अगर बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, अर्थात उन्हें चोट नहीं लगती, गिर तो गए लेकिन नीचे गिरने के बाद भी उनके कोई चोट नहीं लगी, वो घायल नहीं हुए, तो बच जाते हैं, अर्थात चोट नहीं लगती है, तब तो और भी निडर होकर,
तब तो और भी निडर होकर कि देखो हम गिर गए, हमारे कुछ नहीं हुआ, तो और भी निडर होकर सुनहले यानी स्वच्छ, सुनहले यानी स्वच्छ सूरज के सामने आ जाते हैं। यहां से फिर प्रश्न बनता है, सुनहले सूरज के सामने आने का क्या आशय है? आप बताइए, स्वच्छ सूरज के सामने फिर आ जाते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? बताओ बेटा। स्वच्छ पतंग उड़ाने के लिए। फिर से आ जाते हैं, क्यों? बोलो बेटा, सही आंसर। पतंग उड़ाने लग जाते हैं। पतंग उड़ाने के लिए। वेरी गुड, शानदार उत्तर है आपका, बिल्कुल सही। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ यही है कि जब बच्चों के चोट नहीं लगती है तो फिर से वो स्वच्छ सूरज के सामने आ जाते हैं, अर्थात फिर से पतंगे उड़ाने लग जाते हैं। और जिस प्रकार ये वापस पंक्ति वही आ गई जो दूसरी पंक्ति थी, वापस वही आ गई कि जिस प्रकार पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात गतिशील रहते हैं। बच्चे कभी शांति से एक जगह थोड़ी बैठते हैं। मम्मी ने कहा यहाँ बैठ जा रहे, तो बच्चा वहां मिलेगा क्या? मम्मी कुछ काम करके आएगी, बच्चा वहां मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। तो बच्चे अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, निरंतर बच्चे गतिशील रहते हैं, चुपचाप एक जगह थोड़ी बैठते हैं। तो जैसे पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है, बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। तो एक बार कोई बच्चा लेट जुड़ा हो तो एक बार हम शुरू से वापस से भावार्थ देख लेते हैं। जैसे कपास हल्की और कोमल होती है, बच्चे जन्म से ही बहुत हल्के और कोमल होते हैं। जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। बच्चे बेशुद्ध होकर दौड़ते हैं, बिना ध्यान के दौड़ते हैं। कठोर छतें भी उन्हें कोमल लगती है और छतों पर दौड़ने से पैरों की आवाज तो ऐसी लगती है जैसे सभी दिशाओं में मृदंग ही बज रहे हो। हवा के वेग से जैसे कोई लचीली डाली लहराती है, बच्चे उसी तरह लहराते हुए दौड़ते। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उस समय उन्हें गिरने से बचा ले। सिर्फ एक धागे के सहारे से पतंग ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है और वही धागा उसे गिरने से बचाता है। ठीक उसी प्रकार पतंग उड़ाते समय बच्चों की धड़कनें भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, अर्थात धड़कनें भी बढ़ जाती है। और पतंग उड़ाते समय बच्चों को ऐसा लगता है अपने शरीर के चित्रों के सहारे से पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं। अगर कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और फिर उन्हें कोई चोट नहीं लगती तो और भी निडर हो जाते हैं, फिर से स्वच्छ सूरज के सामने आ जाते हैं, फिर से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसे पृथ्वी निरंतर परिक्रमा करती रहती है, घूमती रहती है, बच्चे भी अपने पैरों को बेचैन बनाए रखते हैं, अर्थात आराम नहीं करने देते, हमेशा गतिशील रहते हैं। तो आज का जो पहला काव्यांश है उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। चारों भाग लिखने हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और बाकी जो दो काव्यांश बचे हैं इनका केवल भावार्थ करना है। नोट्स एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगा, उसे भी आप हल करेंगे। ठीक है। अब आपका यदि कोई